जहां 3 तलाक के मुद्दे पर सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राय स्पष्ट रखी है कि आम राय कायम की जानी चाहिए, जिसमें 3 तलाक के मुद्दे पर एक आम राय बने और इस कुरीति से छुटकारा मिले। वहीं गौवध को लेकर ऐसे बयान लगातार आते जा रहे हैं जिसे यह माना जा सकता है कि इस पूरे मामले को विवादास्पद बनाने की कोशिश की जा रही है। ताजा बयान आरएसएस के एक प्रमुख व्यक्ति की तरफ से आया है, जिनका यह कहना है कि गौवध पूरे देश में प्रतिबंधित तो होना चाहिए और अगर संभव हो तो मुसलमान बीफ खाना बंद कर दें। यह ज्यादा बेहतर होगा कि मुसलमान बीफ खाना बंद कर दें। जाहिर सी बात है, इस पूरे बयान से गौवध को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं कि क्या इसे मुद्दा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर कानून बनाना है तो सरकार स्वतंत्र है। सरकार चाहे तो पूरे देश में एक देशव्यापी गौवध कानून बना सकती है, लेकिन उस कानून के अलावा तमाम तरह के बयानबाजी की क्या आवश्यकता है। देखिए पहले रिपोर्ट, फिर करते हैं एक विस्तृत चर्चा। हमारे पास एक विशिष्ट पैनल मौजूद है। भारत माता की जय। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच यानी आरएसएस की वो इकाई जो मुस्लिमों के अधिकार की बात उठाने का दम भरती है, लेकिन जिस रास्ते पर मुस्लिम मंच चल निकला है उस पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 तलाक का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर की हिमायत, मुस्लिम मंच का हर कदम विवाद खड़ा कर रहा है। और अब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने गाय को लेकर मुस्लिम समाज को नसीहत भी देनी शुरू कर दी है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने मुस्लिम समाज को बीफ से दूर रहने और गाय को पालने की नसीहत दी है। गौ की कुर्बानी नहीं, गोश्त नहीं खाना बल्कि दूध पीना, इसलिए बीफ पार्टी नहीं, काऊ मिल्क पार्टी। आज सैकड़ों काऊ मिल्क पार्टी होने लगी है, बीफ पार्टियां रुकती जा रही हैं। दूसरी बात कि गऊ का पालन करना और गौशाले खोलना, 125 से अधिक इन 3-4 वर्षों के प्रयत्न में मुसलमानों ने जो गौशालाएं खोली हैं। इंद्रेश कुमार के इस बयान के बाद विवाद भी खड़ा हो गया है। गाय के नाम पर बांटने के आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। हम लोग तो ये डिमांड कर रहे हैं इंद्रेश कुमार साहब से कि वो हुकूमत से ये पुरजोर मुतालबा करें कि पूरे हिंदुस्तान में गाय की स्लॉटरिंग पर टोटल बैन लगे, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो, चाहे गोवा हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो। केवल मुसलमान ही क्यों नहीं, हिंदू मुसलमान सभी को सेवा करना चाहिए और उस भाव से सेवा करें जैसे अपने माँ को, अपने परिवार को सेवा किया जाता है, उस भाव से सेवा करना चाहिए। इसको जातिवाद में और हिंदू मुसलमान में नहीं बांटना चाहिए। परंपरा और इतिहास का हवाला देकर संघ के वरिष्ठ नेता मुस्लिमों को गाय प्रेम का पाठ पढ़ा रहे हैं। वो तो यहाँ तक कह गए कि गौ हत्या करने वालों को सख्त सजा देने की परंपरा रही है। जब बहादुर शाह जफर ने लाल किले की प्राचीर से घोषित किया तो उसमें एक अहम मुद्दा था कि स्वतंत्र भारत में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, गौ सेवा और गौ रक्षा के लिए योजनाएं होंगी और जो गौ हत्या करेगा उसको मृत्यु दंड तक भी दिया जाएगा। और ये भारत हम बनाएंगे, ये बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जन क्रांति का सपना था जो लिखित रूप से उन्होंने घोषित किया। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच मजहबी एकता को बढ़ावा देने की बात जरूर कहता है, लेकिन आए दिन चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो या फिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पूजा पाठ की कोशिश हो या फिर गाय को गोद लेने का फरमान हो, हर बात पर विवाद रुकने की बजाय बढ़ता ही जाता है। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने जो बातें सामने रखी हैं उसे लेकर एक बार फिर से विवाद भड़कने की आशंका है। बहस करने के लिए हमारे साथ आरएसएस से राकेश सिन्हा जी हैं, विनोद बंसल जी बीएचपी से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हैं, एचएस रावत जी हैं, आचार्य विवेक विराट मुडगल जी हैं, मौलाना दहलवी साहब हैं, हमारे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई हाजी साहब हैं जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मौलाना नोमानी साहब हैं, हमारे साथ एमएम बशीर साहब हैं जो कि भारतीय बशीर गौरक्षक दल के संरक्षक हैं। आइए चर्चा शुरू करें। इससे पहले मैं जरा कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। बीफ का मतलब हम क्या समझते हैं, आइए जरा सबसे पहले इसे परिभाषित कर दें। बीफ का मतलब सिर्फ गौमांस नहीं होता है। बीफ का मतलब होता है गौमांस, उसके साथ साथ भैंस, भैंसे या फिर बैल का भी मांस। इन तमाम चीजों को एक शब्द के साथ परिभाषित किया जाता है और उसे कहा जाता है बीफ। जाहिर सी बात है पूरा का पूरा विवाद
गौमांस को लेकर है, यानी कि गौवंश और गौवध को लेकर है, लेकिन भैंस और भैंसे के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। यह बात पहले हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। दूसरी बात, हम आपको यह भी कहना चाहेंगे कि आज कुछ एक राज्य हैं, कुल मिलाकर 10 जहां पर गौवध पर प्रतिबंध नहीं है, और वो है केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और गोवा लक्षद्वीप। सिर्फ इतनी जगहों पर गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं है, बाकी पूरे देश के सभी राज्यों में गौवध पर प्रतिबंध है और आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। इसके बाद गौवध को लेकर इतनी चर्चा क्या होनी चाहिए? राकेश जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा। गौवध को लेकर जो ये बातें चल रही हैं और कहा जा रहा है कि अब मुसलमानों को दरअसल बीफ पार्टी नहीं मिल्क पार्टी करनी चाहिए, बीफ पर इतनी आपत्ति क्यों? देखिए अजय जी, मूल मुद्दा यहाँ पर यह है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा हुआ है। उस प्रतिबंध के बावजूद भी लगातार जिन प्रांतों में प्रतिबंध है वहाँ तस्करी की घटनाएं आ रही हैं, और ये जो समाज में एक असहिष्णुता का वातावरण उसके कारण पैदा ले रहा है कि तस्करी हो रही है, विरोध हो रहा है, फिर कभी कभी वायलेंस हो रहा है, ऐसे गलत ताकतें भी इसमें कूद जा रही हैं विजिलेंटिज्म के नाम पर। तो इन सबको हटाने के लिए आवश्यक है कि पूरा समाज एक मत से गौ हत्या के प्रतिबंध का आदर करे, उसे एक इम्पोज लॉ की तरह नहीं देखे। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है, देखिए इस देश में कभी भी फूड फासिज्म नहीं रहा है जी। गौ वंश के बारे में सिर्फ इतना हम कहना चाहते हैं कि गौ वंश को पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग पूजा करते हैं, हमारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साथ संवैधानिक परंपरा का हिस्सा रहा है जी। इन तीनों का आदर करते हुए, इन तीनों का आदर कोई आज करने की नसीहत नहीं दी जा रही है। मुस्लिम शासकों के राज में भी गौ हत्या पर प्रतिबंध था, लोग गाय का आदर करते थे, और अभी भी हजारों मुसलमान परिवार गाय को अपने घरों में रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो गाय से दूर हैं, गाय के दूध का सेवन करते हैं, गाय के दूध का व्यापार करते हैं। बिल्कुल राकेश जी, एक कुछ ऐसे फंडामेंटलिस्ट ताकत हैं जी जो जी, मैं इसको पूरा कर दूं, कुछ ऐसे जी, मैं राकेश जी आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। ये ताकतें वास्तव में गौ हत्या पर जोर देकर समाज में क्लेश पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल, अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं और मुझे लगता है कि आप इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। सवाल ये है कि जब ज्यादातर राज्यों में गौ वध पर प्रतिबंध है, यहां तक कि गौ मांस रखना अपने आप में अपराध है, जुर्म है, उसके बाद अगर गौ तस्करी हो रही है तो यह प्रशासनिक काम है ना। अगर उसके बाद भी गौवध हो रहा है तो यह प्रशासनिक मुद्दा है। जाहिर सी बात है सरकारों को देखना चाहिए। 14 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, इसके बाद भी अगर यह सब कुछ हो रहा है तो इसमें राज्य सरकार पर आक्षेप करने के बजाय मुसलमानों के खाने की आदत पर जोर डालना, क्या यह तर्कसंगत बात है? देखिए, वास्तव में मुसलमानों को से जो अपील की गई है, इंद्रेश कुमार जी ने एक अपील की है। उन्होंने ना कानून बनाने की बात कही है, ना कानून नहीं बनाने की बात कही है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कोई ऑफिशियली उनको नहीं कहा कि तुम मत खाओ। इंद्रेश कुमार जी को उतना ही लोकतांत्रिक अधिकार है ऐसा अपील करने का, जैसे इस देश में वेजिटेरियन मूवमेंट चलता है। वो देश के लोगों के घरों में जाते हैं, कहते हैं वेजिटेरियन हो जाइए। इसके बारे में जरा हाजी साहब आपसे जानना चाहता हूं, क्यों आपत्तिजनक हो जाता है जब राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ये कहता है कि आप बीफ मत खाइए, बीफ खाना अच्छा नहीं है, आप दूध पीजिए, बीफ मत खाइए? हाजी साहब जी। इंद्रेश कुमार जी का ऐसे वक्त पर इस तरीके के बयानात को कहना, और हिंदुस्तान में जब वातावरण ये लोग ख़राब करना चाहते हैं, कभी तलाक के मसले को लेकर, कभी गाय के मसले को लेकर, ये हिंदुस्तान के सभी लोग ये जानते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर में गाय की इसलिए कदर करते हैं कि क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों की वो आस्था है, हम भी उसकी कदर करते हैं। हमने इससे पहले भी आपके चैनल पर या किसी और चैनल पर भी कहा था, हम भी 1000 गायों की गौशाला बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बात से डरते हैं अगर गौशाला बनाने के लिए हम जाएँ तो यकीनन है कि जिस तरीके से हमारे दूसरे भाइयों को मार डाला गया, चाहे वो पहलू खान हो या कोई और खान साहब हो, उनको मार डाला गया। हम दूध की डेयरी का फार्म चलाते हैं, वो अगर हम गौशाला बनाएंगे तो ये कहेंगे अपनी गौशाला में लाकर के ये गाय को काटते हैं, तो फिर उस तरीके से हमें भी मारा जाएगा और न जाने ऐसे कितने मुसलमानों को मारा जाएगा। हालात की कशीदगी ये बता रही है कि ये ऐसे लोग जो आरएसएस के विचारधारा के लोग हैं, हिंदुस्तान में वातावरण खराब करने के लिए गाहे बगाहे ऐसे बयान जारी करते हैं जिससे कि आपसी इंतशार पैदा हो, और ये खलिश डाल करके अगला जो 2021 का जो चुनाव है सिर्फ उसको फोकस करना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को बांट के अलग कर दो और हिंदुओं को बांट के अलग कर दो। मैं आ रहा हूं राकेश जी, आ रहा हूं राकेश जी मैं आता हूं, एक मिनट, आपकी बातों में एंट्रैप्ट नहीं किया था।
एक 30 सेकंड में जवाब दे दूंगा। अच्छा रावत जी जरा जवाब देने दीजिए। मुसलमान बसते हैं जो बड़ा भाई आपको आज भी मानते थे, कल भी मानते थे, आज भी मान रहे हैं। आप हम आपको बड़ा भाई मानते हुए आपकी आस्थाओं की कदर कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बता दो, आपके पास आंकड़े होंगे कितने मुसलमान मारे गए गौ हत्या के आंदोलन में, या वो तस्करी कर रहे थे? अगर अंद्रेश कुमार जी आपने इतने बड़े संगठन को ऐसे जोड़ के रख दिया, तोड़ के रख दिया कि मुसलमान मारे जा रहे हैं और हम भी मारे जाएंगे। आप करिए ना, आप गौशाला बनाइए, अगर कोई आपकी तरफ उंगली भी उठा दे तो हम आपके साथ हैं। अच्छा, वहां पर विफ का इस्तेमाल क्यों किया राकेश जी? आप बीफ का इस्तेमाल करके ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने आप को वेजिटेरियन बना लें। अब तो आपके हिसाब से हमें खाना भी पड़ेगा, अपने हिसाब से। राकेश जी इसका छोटा जवाब, राकेश जी इसका छोटा जवाब आपने बोल दिया जी। जय साहब जरा एक मिनट राकेश जी को जवाब देने दीजिए। एकदम छोटा, ये चुप हो जाएं। जी राकेश जी देखिए, हम महिलाओं के समान अधिकार की बात करते थे, हिंदुस्तान में माहौल खराब हो रहा है। गाय जो सांस्कृतिक प्रतीक है, बहादुर शाह जफर का भी अभी नाम लिया गया है, और किस मुस्लिम रूलर का मैं नाम लूं? बाबर का, यहाँ तक औरंगजेब अभी आपको गाय का सम्मान करता था, आप उससे बड़े मुसलमान हो गए हैं। भारत के सांस्कृतिक प्रतीकों का सम्मान करना, यदि भारत में माहौल खराब करना है तो ये माहौल खराब होना चाहिए। यदि महिलाओं के समान अधिकार की बात करने से माहौल खराब होता है तो आपके घर का माहौल खराब हो रहा है, हिंदुस्तान का माहौल खराब नहीं हो रहा है। आज तक इसका अगर भारतीय संस्कृति के प्रतीकों का आप सम्मान नहीं कर सकते तो इसके लिए माहौल खराब हो तो हो। राकेश जी बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं। दहली साहब जो हिंदुस्तान में औरतों को है। जय साहब एक मिनट प्लीज, एक मिनट जय साहब, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। दहली साहब, सिन्हा साहब और सारी पैनल जानती है जी कि भारत में बाबर के ज़माने में, औरंगजेब के ज़माने में या बहादुर शाह के ज़माने में गौवध पे क्या हुआ वो नहीं। मैं 1873 की बात कर रहा हूँ, जब रणबीर पैनल कोड, जम्मू कश्मीर भारत का पहला स्टेट था जहाँ पे कानूनी तौर से गौवध पे पाबंदी लगाई गई और आज तक लगी हुई है। और गाय, जैसे नोमानी साहब और हम बार बार कह चुके हैं कि इस्लाम में जो चीज़ हलाल है वो हलाल है, लेकिन भारत में चूँकि वो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए कभी किसी मदरसे, किसी मुफ्ती, किसी मौलवी ने ये नहीं कहा कि उसकी कुर्बानी, बल्कि देवबंद तो बार बार ये अपील जारी करता है हिंदुत्व से पहले कि आपको गौवंश या इन चीज़ों से बचना चाहिए, चूँकि हिंदू की आस्था की चीज़ है। एक चीज़, दूसरी सुन लीजिए, आप बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। दूसरी जो राकेश जी ने बात की मैं उनको जवाब देता हूँ। औरतों का सम्मान होना चाहिए, औरतों के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं। राकेश जी की बात मैं बहुत संजीदगी से ले रहा हूं। भारतीय संस्कृति के प्रतीकों का सम्मान नहीं हर हाल में होना चाहिए, तो ऐसे में मैं वही जवाब, ऐसे में अराजकता हो बेहतर है। जवाब दे वही जवाब। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी का सम्मान करना हम सबके लिए ज़रूरी है जी। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे मदरसों में, किसी भी मदरसे में जाइए, हिंदी बाकायदा पढ़ाई जाती है। लेकिन जब हिंदी को लेकर अभी एक सरकार ने एक छोटी सी राय दी, नॉर्थ ईस्ट में तमिलनाडु के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हिंदी पे क्या टिप्पणियां की वो राकेश जी मुझसे बेहतर जानते हैं। अंतिम बात, राकेश जी सम्मान के साथ एक बात करना चाहता हूं, औरतों के लिए आप आगे बढ़े, मैं आपके साथ हूं। 2 दिन में 2 वाकयात हुए हैं। कल बिल्किस बानो का फैसला आया था, आज निर्भया का फैसला आया है। निर्भया पे आप सब बैठ के आज पूरे दिन चर्चा करेंगे, लेकिन बिल्किस बानो भी एक औरत थी, ज़किया भी एक औरत है, उसी के साथ साथ ज़हीर आशिक जिसके बेटी के बच्चे को पेट से निकाल के मारा गया था। कभी कभी इस पर भी एक ट्वीट कर दीजिए कि हाँ बिल्किस तुमको इंसाफ हुआ तो मुझको लगेगा कि राकेश हर औरत का एहतराम करते हैं, मैं आपके साथ खड़ा हुआ मिलूंगा आपको। बंसल साहब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, गऊ इस देश की संस्कृति और इसके अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है जी। इस देश की आस्था और विश्वास का जुड़ा हुआ मुद्दा है। इससे ऊपर ये संवैधानिक मुद्दा है, संविधान में दिया हुआ है। इसके अलावा बंसल साहब मैं थोड़ा सा आपको संशोधित कर दूं, आखिरकार ये क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमान बीफ खाना छोड़ दें? क्यों ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? नहीं, मैं कहता हूँ मुसलमान क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति भी बीफ खाना छोड़ दे। बीफ में मैं बात कर रहा हूँ, देखिए सिर्फ गाय नहीं, बीफ का मतलब नहीं, देखिए उन्होंने बीफ, सुनिए बात को, एक मिनट बात जरा करेक्ट कर लीजिए जी। बीफ का मतलब सामान्य रूप से भारत में गौमांस से लगाया जाता है और है ही, इसका डिक्शनरी मीनिंग भी बीफ का मतलब गौमांस है। आप पढ़ लीजिए, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं। अरे डिक्शनरी पढ़ा नहीं आपने, आप समझिए बात को। गौवंश के मांस को बीफ कहा जाता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। वो ठीक है, टेक्निकली कुछ देशों में बीफ को, भैंस के मांस को बीफ में इंक्लूड कर लिया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं माना जाता। लेकिन और हमारा ये कहना है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति, मेरा आग्रह है, हिंदुस्तान में जब हम बीफ कहते हैं तो बीफ का मतलब गाय, गौवंश और उसके साथ साथ भैंस और भैंसी का भी, ये सब कुछ मिलाकर है। अजय जी आप इसको करेक्ट कर लीजिए, मैं कैसे करेक्ट कर लीजिए? आप जरा
अब या तो बंसल साहब मेरी बात तो सुन लीजिए। हम यहाँ डिक्शनरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ व्यावहारिकता की बात कर रहे हैं। जिस तरह से बीफ प्रमोशन बोर्ड बनाया गया है, बीफ एक्सपोर्ट में गांव वंश के एक्सपोर्ट की बात नहीं होती। सरकार के द्वारा। एक मिनट जरा नाम बताओ, कौन बीफ प्रमोशन बोर्ड है कोई? जी बिल्कुल है, कोई नहीं है। एसोसिएशन है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे कह रहा हूँ बीफ एसोसिएशन है। नहीं भैया, फर्जी एसोसिएशन का कोई आप ये बताइए, लेकिन बीफ प्रमोशन बोर्ड नहीं हो सकता। अजय जी आप करेक्ट करिए इसको। आप जरा मुझे प्रमोशन बोर्ड इस भारत के अंदर नहीं हो सकता। मेरा आप उसको फिर मिला रहे हैं, मतलब गौमांस नहीं है। जानना चाहता हूँ 28,000 करोड़ की बिजनेस पिछले साल हुआ है हमारे देश में बीफ को लेकर। नहीं गौमांस, तो ये क्या बीफ नहीं? डोंट कंफ्यूज द सब्जेक्ट। आई एम नॉट कंफ्यूज द सब्जेक्ट। मैं चाहता हूं कि आप बीच में मत बोलिए। आप बताइए, बीच में मत बोलिए। आपको पहले बोल दिया था, आपने पहले कहा था कि बीच में नहीं बोलूंगा। आप बीच में मत बोलिए, आप बात बोलिए। जब मेरी बात पूरी तब बोलिए। मेरी बात पूरी नहीं हुई। अजय जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। अच्छा प्लीज एक मिनट बंसल साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बीफ शब्द का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बीफ शब्द में ये तमाम चीजें शामिल होती हैं। या तो स्पष्टता से कहिए कि गौ मांस ना खाएं, अगर ये बात है तो शायद इस पर हर कोई अग्री करता है। लेकिन अगर आप बीफ कहते हैं तो बीफ का मतलब है कि आप किसी भी तरह का बड़े का मांस नहीं खा सकते, और बड़े का मतलब हम सब बखूबी समझते हैं। काजोल ने कहा कि मेरी भैंस का गोश्त था। नहीं, मेरी बात सुन रहा है जी बंसल साहब, अब मेरी बात सुन लीजिए जी प्लीज। हम हिंदी चैनल पर बैठे हैं, हिंदी में बहस कर रहे हैं, मुझे लगता है हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए, अब बीफ का मतलब छोड़ दीजिए आप, हम बात कर रहे हैं भारत के अंदर गौ मांस पर प्रतिबंध है। संविधान में भी कहीं बीफ शब्द नहीं है, ये बता दूंगा आपको मैं। वहां पर भी जो है ना गौ मांस, गौवंश के मांस की बात हुई है, मतलब गौवध की बात हुई है। तो गौवंश का जो वध हो रहा है उसको रोकना है। ये संविधान सम्मत भी है, ये न्याय सम्मत भी है, न्याय व्यवस्था के सम्मत भी है। भारत की संस्कृति उस कर्तव्यता के लिए जरूरी है। बात आपकी दूसरी बात का जवाब देता हूं आपको कि मुसलमानों के ऊपर ये बात क्यों आती है, इस बात को भी ध्यान से समझना पड़ेगा। बात कोई भी हो, देखिए अब तक जितने भी केसेस में गौवंश के हत्यारे पकड़े गए हैं, आप हिस्ट्री निकाल लीजिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल लीजिए, वो कौन लोग हैं। मैं कहता हूं 2-4 हिंदू भी हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा इस बात के लिए, लेकिन जो भी है वो हिंदू नहीं है। अगर आप ऐसी बात करें, और दूसरी बात ये बताऊं आपको, देखिए बहुत बड़ा एक और बात बताऊं, नमानी साहब 10 सेकंड, मैं मेरी बात को पूरी होने दो। देखिए मैं आप बीच में आप थोड़ा सा मैंने इशारा किया था और आपने वो सहन नहीं किया, लेकिन मैं जब बात कर रहा हूं उसको पूरा नहीं बोल रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं, देखिए भारत की संस्कृति, इतिहास और उसका भूगोल, इसमें सारा कुछ जो है ना जी गौ केंद्रित चीजें हैं। अगर इसके गौ के ऊपर कोई आरोप लगाएगा, गौ के ऊपर कोई आक्रमण करेगा, निश्चित रूप से भारत की जनता इसको सहन नहीं करेगी। इसका मतलब आप लोगों का खून कर देंगे। नुमानी साहब, अच्छा 10 सेकंड प्लीज। पहली चीज तो ये गौ वंश पे और हत्या पे पाबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कानून है, इसके लिए हम समर्थक है। दूसरी चीज, जो लोग पकड़े जा रहा है वो उन राज्यों में पकड़े जाते हैं जहां पे गौवंश पे पाबंदी है, इसलिए उनको पब्लिक भी मारती है, कानून भी मारता है। परंतु पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम ये कहे की इजाजत है, तब आपकी आस्था कहां चली जाती है? झूठ बोलते हो आप, सर झूठ बोलते हो। मिनिस्टर ऑफ स्टेट को आरोप लगा रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। कोई नहीं लगाता, कोई नहीं कहता। आपने लिया पूरा कानूनी बयान मौजूद, कोई भी मंत्री कानून का बयान मौजूद है, भारत का कोई भी मंत्री किरण रिजिजू का बयान मौजूद है, मौजूद है। आप जबरदस्ती भी चल रहे हो, कुछ नहीं होता, गलत बात कर रहे हो। दीजिए ना भाई, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद हो या संघ हो, इसकी पॉलिसी और इतिहास जो है वो अलग करके जो है भारतीयों को देखने का जो है रहा है। आप ये कहते हैं गौ मांस मत खाओ, आप जो 9-10 राज्य बता रहे हैं वहां मुसलमान अल्पसंख्यक है, और पूरे देश में 71% मांसाहारी है। वो तो जबरदस्ती, ये क्या बात है? आप मुसलमानों के बारे में क्यों कहते हैं? आपने जो कानून बनाया, किसी संस्थान या किसी मुस्लिम लीडर ने, किसी आलिम ने कहा कि कानून मत बनाइए, किसने रोका कानून बनाने से? लेकिन आप मुसलमानों को अलग करके आप जो है वो गोंडा तत्व को जो है उसकी तरफ जो है ले जाते हैं कि ताकि मुसलमानों को निशाना बने। आज तक 9 मारे गए हैं मुसलमान इसी से। आप जो कह रहे हैं गौवंश को हत्या करके ले जाओ, वो गुंडा नहीं है। अगर किसी ने रोक दिया तो गुंडा है। बंसल साहब एक मिनट विराट जी, हम चुप रहते हैं। आप हर सब आदमी, आप ये आपकी कौन सी डेफिनेशन है? नहीं मुझे बताइए, जो गौवंश को रक्षा कर रहा है वो तो गुंडा है, और जो गौ की हत्या कर रहा है वो गुंडा नहीं है। हाँ गुंडा है, जो इस तरह कत्ल कर रहे हैं। वो कानून बना हुआ है उन राज्यों में, कानून को, अरे कानून का आप धता बता रहे हो, कानून का धता बता रहे हो। विराट साहब कानून का क्या चाहते हैं? नुमानी साहब की बातें आप बंसल
साहब प्लीज, बंसल साहब प्लीज, नुमाइश साहब प्लीज, बंसल साहब एक मिनट, दूसरी गाय विराट साहब, मैं एक सीधा सवाल रखता हूँ। मैं चलता हूँ, वहाँ हम जाएंगे भी और रोकेंगे। चलिए एक मिनट विराट साहब। देखिए, किसी भी रूप में कोई दिक्कत नहीं है। अगर सरकार की मंशा है कि कोई कानून बने तो सारी जनता उनके साथ है, पहली चीज। क्योंकि मैं भी ऐसे कई मुसलमान भाइयों को जानता हूं जो कहीं ना कहीं गौ की रक्षा करते हैं या गौशालाएं उन्होंने बनाई हुई हैं। जो गौ माताएं हमारी सड़कों पर कूड़ा खा रही हैं, वो उससे भी दुर्दशा, उससे भी बड़ी दुर्दशा नहीं हो सकती। हम देखते हैं गौ मातें कूड़े के ऊपर खड़ी हुई हैं और धूप में, गर्मी में, सर्दी में, आंधी में, तूफान में, तो हमारा दिल उस समय नहीं पसीजता। सिर्फ तभी पसीजता है जब कोई विषय बड़ा बनाना होता है, मुद्दा बड़ा बनाना होता है। उन गौ माता के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए जो गौ माताएं सड़कों के ऊपर घूम रही है। यही सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, आखिरकार क्यों हर बात में हम हिंदू मुसलमान बना देते हैं? सरकार अगर चाहती तो क्यों नहीं कानून बना देती? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। जब हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं जी, और एक चीज मेरी धार्मिक आस्था, देखिए अजय जी, मैं दूसरों की नहीं जानता, मैं गाय को अपनी मां मानता हूं, और नोमानी साहब और अगर देहलवी साहब मेरे भाई हैं, ये कहते हैं हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, तो इन्हें मेरी आस्था को समझना चाहिए। जिस चीज से एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनने। और अगर इनकी कोई आस्था है तो उसे मुझे समझना चाहिए और समाज को समझदारी की तरफ जाना चाहिए, और जाना पड़ेगा। वरना अगर हम इसी तरह से लड़ते रहेंगे जैसे इस डिबेट में लड़ रहे हैं, तो हम केवल बर्बादी की तरफ जाएंगे। लड़ना किसी समस्या का हल नहीं है। ये हमको समझना पड़ेगा कि मुसलमान भाई क्या चाहते हैं, ये इन्हें भी समझना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। और धार्मिक आस्थाएं, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आज तक संघ ने वैसे तो उठाया, लेकिन सत्य ये है कि मुसलमान भाई भी बाहर से नहीं आए। जैसे हमारे देहलवी साहब भी कह रहे थे, दारुल उलूम देवबंद हर साल फतवा देता है, हर साल फतवा देता है कि गाय का वध नहीं होगा, गौ हत्या नहीं होगी। मैं इस बात को मानता हूं, दारुल उलूम देवबंद हर बार फतवा देता है। अब सिस्टम में कहां खराबी है, इसे हमें फाइंड आउट करके लड़ाई के इस माध्यम को रोकना पड़ेगा। अगर देश झगड़े की तरफ जा रहा है तो ये किसी के लिए शुभ नहीं है, ये बहुत अशुभ संकेत है। और देखिए जी, जो गाय को मां मानते हैं, यदि उनकी मां को मारा जाएगा तो नासमझ बच्चों में गुस्सा आना स्वाभाविक है। इनका हल हम लोग बैठकर, और सारी चीज जो हम नेताओं पे छोड़ देते हैं, हुकूमतों पे छोड़ देते हैं, और धर्मगुरु केवल चैनलों पर लड़ते हैं, ये हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण है। कुछ हम लोगों को भी बात करके रास्ते निकालने चाहिए। इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे नरसिंह जी, लेकिन यहां पर हम आपको बशीर साहब से मिलवाना चाहेंगे। और बंसल साहब, बशीर साहब, बशीर गौरक्षा दल चलाते हैं, एक मुसलमान हैं और गौरक्षा दल चलाते हैं। आप बताइए आपकी प्रेरणा क्या है और क्यों आप ये इस काम में लगे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी आज तक गाय का गोश्त नहीं खाया। कोई मुसलमान मुझे साबित करके दिखा दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक गाय का गोश्त खाया है, मैं उसकी पूरी ज़िंदगी गुलामी करूंगा। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम नहीं करा तो वो काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो जी, गोश्त हो या कुछ भी हो। तो इसलिए मैं चाहता हूँ हिंदू भाई जब इसको माँ मानते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका गोश्त नहीं खाया तो हमें भी नहीं खाना चाहिए। तो हमें एक भाईचारा बनाने के लिए मैंने भारतीय बशीर गौ रक्षा दल के नाम से संस्था बना रखी है, उसको चला रहा हूं मैं। तो लेकिन क्या आप मानते हैं कि बीफ पर प्रतिबंध हो जाना चाहिए, मुसलमानों को बीफ खाना बंद कर देना चाहिए? गौ मांस पे, लेकिन जब आप शब्द बीफ का इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज और कहना चाहता हूं मैं, जैसे गाय मर जाती है, इनका जो चमड़ा उतारा जाता है ये भी बिल्कुल गलत है। इसको गाय का चमड़ा ना उतारा जाए बल्कि इसको दफनाया जाए। आज मान लो हम गाय का चमड़ा उतार रहे हैं जी, तो क्या बताते हैं हम कि मरी हुई गाय का है जी, ये नहीं कहते कि हलाल गाय का है। जब मरी हुई गाय को दफना देंगे तो हमारे देश में चमड़ा होएगा ही नहीं फिर किसी भी चीज का। मरी हुई गाय को दफना देंगे। तो रावत साहब, अब यही सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जब हम मरी हुई गाय को दफना देंगे तो हमारे देश में चमड़ा होएगा ही नहीं, कोई कहेगा ही नहीं एक भाई चमड़ा किस चीज का है किसका नहीं। तो मैं पूरे देश से प्रधानमंत्री मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि इस पे भी प्रतिबंध लगाया जाए, गाय का चमड़ा रावत जी इतना बता दीजिए, जब इस तरह की भावना प्रबल है तो उसके बाद ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि बीफ खाना छोड़ देना चाहिए? आप लोगों के खाने पीने में क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हैं? अजय जी, ऐसा है, इंद्रेश जी ने कहा है, बिल्कुल वो स्वागत की बात है, उनकी स्वागत योग बात है, और इसमें हम किसी दूसरे आदमी को नहीं कह सकते कि आप ये खाइए चाहे वो खाइए, लेकिन गौ मांस ना खाया जाए वो जरूर हमें तकलीफ देता है, वो हमें कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को कचोटता है कि यार हमारे सामने ये चीज हो रही है। और मैं तकलीफ नहीं देता, हमें भी यहाँ राकेश जी भी बैठे हैं और बंसल जी भी बैठे हुए हैं और शायद इंद्रेश जी भी सुन रहे होंगे, कमी कुछ हिंदुओं की भी है।
वहां पर भी एक्शन होना चाहिए। गाय बेचता कौन है और गाय पालने की जो रक्षाएं होती थी गांव गांव के अंदर, गौशाला की जो जमीन थी वो किन लोगों ने हड़पी है, भूमाफियाओं ने, वो भी तो खाली कराई जाए और कम से कम उनको रखने की जगह हो। मुद्दा आपने यहाँ पर उठाया। राकेश जी, शुरुआत में आप ही से करूं। अगर हम गौवध की बात करते हैं तो बड़े पैमाने पर देखा जाता है कि गाय आमतौर पर हिंदू किसान पालते हैं और आमतौर पर हिंदू किसान ही बाद में गाय को बेचते हैं जब दूध देना गाय बंद कर देती है। गौवध की हम चर्चा करते हैं, लेकिन इस पूरे खरीद फरोख्त की गाय को मेंटेन नहीं कर पाने की विवशता, इस पर हम कभी चर्चा नहीं करते। हमारे देश में अगर जो ताजे आंकड़े हैं उसके आधार पर देखा जाए तो हमारे पास 140 मिलियन यानी कि 14 करोड़ गाय है हमारे देश में आज की तारीख में। इसके बावजूद उनके पालन पोषण का कोई इंतजाम नहीं है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। राकेश जी। अजय जी, पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आज का डिबेट बहुत ही रचनात्मक है। गाय पर हमने कई डिबेट किया है, लेकिन इस डिबेट में जो एक सहमति बन रही है और लगता है कि विरोधाभास कम है, और हम आज इस डिबेट के कारण, लगातार जो गाय पर डिबेट हुआ है उसके कारण हम लोगों के मन में एक चेतना का सूचकांक बढ़ा है। गाय की समस्या क्या है, कौन लोग गौवध में शामिल हैं, कौन लोग नहीं रोक पाए हैं, प्रशासनिक फेलियर कहाँ है, ये सारे मुद्दे उठ रहे हैं जो सहमति की ओर ले जा रहा है। अब दो बातों पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ जो आपने सवाल पूछा। पहली बात, देखिए, गौ संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उससे संबंधित संगठनें और जिन लोगों का संघ से संबंध नहीं है, ऐसे सैकड़ों लोग गौशालाएं चला रहे हैं जिसमें मुस्लिम भाई हैं। और देहात और कस्बों में देखें तो मुसलमान भी गाय को पालते हैं, गाय का उपयोग करते हैं। ऐसा ये समस्या तब उठती है जब ओवैसी जैसे लोग भारतीय राजनीति में मुसलमानों के प्रतिनिधि बनकर चुनौती भरे स्वरूप में भारत के सांस्कृतिक संकेतों को धत्ता बताते हैं, उन पर गालियां बकते हैं, भारत माता की जय हो या गाय हो, इन सब बातों को लेकर ऐसे तबके जब आइसोलेट होते हैं और रचनात्मक बात करने वाले मुस्लिम नेता सामने आते हैं तो समस्याएं कम होती हैं। दूसरी बात, देखिए, गौ संरक्षण के लिए प्रयास हर तरफ से होना चाहिए और जो हिंदू किसान उसको बेचते हैं, ये सच्चाई है कि हिंदू किसान उसको बेचते रहे, तभी आखिर गाय को कोई बेचता है तभी तो गाय तस्करों के पास पहुंचता है। लेकिन वे उनको बेचते, गाय को कत्ल करने के लिए नहीं बेचते। अधिकांश किसानों को बरगला कर लिया जाता है, वे बूढ़ी गाय को ले जाते हैं कि हम पालेंगे, गाय के 3 बच्चे हो गए, चौथे बच्चे के लिए मैं ले जा रहा हूं। राकेश जी, बहुत ही कम किसान हैं। ये बात जरा गले के नीचे उतरती नहीं है राकेश जी, जो गौवध के नाम पर गाय को राकेश जी, मैं हम सब ग्रामीण बेस से ही आते हैं। हमारे पिताजी इसलिए गांव देहात से, अजय जी, गांव देहात से आपका संबंध टूट गया है, इसका अर्थ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर टूटा होता तो मैं ये नहीं कहता। हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन दलवी साहब आपका जवाब दे रहे हैं। दलवी साहब। मैं बिल्कुल सबसे पहले मेरे सारे महानुभाव बने 3 बातें संक्षेप में कहूंगा। पहली चीज तो ये है कि गाय आस्था का विषय है, ये हम सब जानते हैं। हमारी किताबों में, हमारे घरों में जिस तरह हिंदुओं को हमको ही बताया जाता है। हम जिस बाजार में रहते थे, सीताराम बाजार, वहाँ गाय आज भी फिरती, कल भी थी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए कहाँ हुआ, जब हमने गाय को, क्या वो हिंदू या मुसलमान, जब हमने दूध देने वाली उसको एक सिर्फ वस्तु समझ लिया और उसके मुकाबले पे हमने सोचा कि यहाँ से बेहतर ऑस्ट्रेलिया की गाय होगी, पहले ही दिन गाय के ऊपर छुरी चलने का वाक़या उसी दिन से शुरू हुआ। दूसरी चीज़ क्या है, केरल हो या दूसरी जगह हो, जब आपको गौवंश की आप बात करते हैं तो आप कर्नाटका के अंदर, आप महाराष्ट्र के अंदर आप कहते हैं गाय जो फीमेल है उस पर तो कोई प्रतिबंध नहीं होगा। बाद में आप गौवंश के बाकी चीज़ों पर पाबंदी लगा देते हैं। लेकिन आप जानते हैं अजय जी, आपकी रिपोर्ट है, 17,000 से ज़्यादा पशु आवारा छोड़ दिया गया क्योंकि उसको कोई पालने वाला नहीं था। मेरा कहना राकेश जी से और इन तमाम मानव सबसे मिलने से कि सरकार को एक व्यापक नीति लानी चाहिए। जो लोग मारे गए हैं 7 या 8 लोग, वो उन स्टेट्स में मारे गए हैं जहां गाय पे प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन केरला, नॉर्थ ईस्ट, पूरे भारत के अंदर समूचे कानून लाया जाए और गाय के मुकाबले पे ये ना कहा जाए इसकी बटिया होती है, देसी होती है, ये वो वाली होती है या ऑस्ट्रेलियन होती है। गाय गाय हैं और उसकी रक्षा के लिए उसको वस्तु नहीं माना जा सकता। बंसल साहब, देखिए, नहीं, मैं वास्तव में इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। बात इसको जो अच्छी बात है उसको तारीफ करना चाहिए जी। विश्व हिंदू परिषद स्वयं 500 गौशाला से ज्यादा चला रहा है और हम जगह जगह, हमारा जो नहीं है ना, नहीं सुनिए, मैं आप तो मानेंगे ना, नहीं, वो काफी नहीं है।
ना, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। इसमें आज भी स्थिति ये है कि कम से कम 10 करोड़ ऐसे पशु हैं जो कि सड़कों पर भूखे मरने के लिए हैं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से ये देश का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, इस बात को एडमिट करते हैं बिल्कुल। निश्चित रूप से। अब सवाल ये उठता है, हम सबको ये समझ करके ये समझ चलना पड़ेगा कि वास्तव में गौपालन के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं यहाँ जरा डेविल्स एडवोकेट बनूं तो फिर पेलू पहलवान को क्यों मारा गया? वो तो गाय पालने के लिए ला रहा था ना। नहीं, क्या उसे मारना सही है? क्या इस तरह के वाकई में लोगों में डर पैदा नहीं करते? और अगर ये बात गलत है तो उसकी निंदा आप लोग क्यों नहीं करते? देखिए, दो बातें हैं जी। आप पेलू पहलवान एक एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन किसी को कोई टारगेट नहीं है। एक व्यक्ति को मार जाना इस भारत की कई संस्कृति का हिस्सा कभी था ही नहीं, और आज भी नहीं है। कोई व्यक्ति मारा गया, निश्चित रूप से वो निंदनीय है, लेकिन क्यों मारा गया इसकी पृष्ठभूमि में जाना बहुत जरूरी है। एक देखिए, जहां आस्था पर चोट होती है, आप बताइए, मुझे बताइए, पैगंबर मोहम्मद साहब का एक कार्टून बनता है वहां पर, और वहां पर दंगे कहां होते हैं? वहां पर। और मारे कितने जाते हैं? इतने। मोहम्मद साहब को तो कुछ नहीं हुआ ना, इस्लाम को तो कुछ नहीं हुआ ना जी, लेकिन क्यों मारे गए? ये आस्था का मुद्दा है, ये आस्था का मुद्दा है। देखिए, अगर कोई गऊ के ऊपर हमला करेगा, देखिए गऊ के ऊपर हमला करेगा तो जो हमलावर है वो तो मारा जाएगा, और उसको भारत की जनता नहीं छोड़ेगी। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी अगर किसी को भी मारा जाए, अपना काम करना बंद कर देता है। तो ये तभी कानून यही तो काम करना बंद कर देता है। आस्था को जानबूझ करके चैलेंज करके पार्टी खाने से कौन रोक सकता है? जय साहब ऐसे चैलेंज करोगे तो कैसे हम स्वीकार करें? जय साहब कुछ कह रहे हैं। जय साहब प्लीज। हिंदुस्तान के अजय कुमार जी, हिंदुस्तान के अंदर में ये तालिबानी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। इनकी फिक्र ये है कि तालिबान तो आपका ही है, हमारा नहीं है। वातावरण खराब करें, तालिबानी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोग खराब करते हैं। तालिबान नहीं है, नहीं, हिंदू समाज नहीं है। इस आरएसएस के लोगों ने अडॉप्ट करने वाला कोई लोगों को, और जो लोग आईएसआईएस में जाने वाले हिंदू भाई बीजेपी के भाई आरएसएस के भाई बात पकड़े जा रहे हैं, तो आपको तालिबान नजर आता है। आरएसएस और जो आरएसएस के लोग आगे जा रहे हैं, आईएसआईएस कर देते हैं, आईएसआई में हिंदू वाले आरएसएस के लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं। जा रहे हैं तो बढ़ावा कौन दे रहा है साहब? और मुसलमानों को बढ़ावा कौन दे रहा है? केवल मुद्दों पे हो कुछ नहीं रहा। अभी देखिए, योगी आदित्यनाथ बढ़ावा कौन दे रहा है? ऐसे लोगों को आप लोग दे रहे हो। जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जितने खाना वैध है वो बंद किए जाएंगे। जाने वाले यूपी में सारे खाने बंद हुए, कहीं शोर शराबा नहीं हुआ, किसी ने शोर शराबा नहीं किया, कहीं कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई फसाद नहीं हुआ, और सारे बूचड़ खाने बंद हुए एक बार को। अब योगी जी उसके जो रूल और रेगुलेशन तय करने वाले हैं सरकार। जब काम होता है तो विवाद नहीं होता, विवाद केवल तब होता है जब केवल विवाद करना। तो काम कौन नहीं कर रहा? काम कोई नहीं कर रहा, केवल एक लड़ाई के पैदा। मैं कह रहा हूं, जो ये भाई कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं सरकार एक केंद्रीय कानून बना दे, पूरे देश में गौवत को बैन कर दे, बात खत्म हो गई। आज की बात है, मैं बता रहा हूं, योगी जी ने 24 से ज्यादा लोगों को बीफ खिलाना बराबर आ जाता है आपको? नहीं, मैं देखिए, सुनिए, जहां आप चाहते हैं कि वहां पर काटा जाए, दूसरे सारे के सारे सिलेंडर बंद कर दिया जाए, वो जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसे भी बंद कर दीजिए ना साहब। देखिए, बात ये है, साहब उसको भी अच्छा चलिए, अगर एक मिनट प्लीज एक मिनट। जय साहब कह रहे हैं कि भाई आप पूरे तरीके से सब बंद कर दीजिए, सारे लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए। क्या दिक्कत है बंसल साहब? कोई भी सारे लाइसेंस कैंसिल नहीं कर रहा, योगी जी भी नहीं कर रहे हैं, बराबर है, हो रहा है। नरसिंह जी एक मिनट प्लीज। जय साहब ये कह रहे हैं भाई, आज हमारे पास ये आंकड़े हैं ना, 27,000 करोड़ का एक्सपोर्ट बीफ के जरिए हिंदुस्तान में पिछले साल हुआ। सरकारी गैजेट के आंकड़े मैं पढ़ के बताता हूं। आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2015-16 में भारत के बीफ मार्केट में करीब 20% का हिस्सा है। वित्तीय वर्ष 14-15 में भारत ने 24 लाख टन बीफ निर्यात किया। दुनिया में निर्यात तो ये सारी बीफ के शब्द सरकार इस्तेमाल कर रही है, और आप इसका दावा सर जी। ये अजय जी, मैं कहता हूं सरकार के आंकड़े हो नहीं सकते। मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं। जय साहब ने अभी कहा, उन्होंने स्पष्ट कहा, आप सारे बुचर खाने बंद कर दीजिए साहब। जहां पर भी बकरे के अलावा किसी भी चीज का कत्ल होता है, बंद कर दीजिए बुचर खाने। ऐसा कानून क्यों नहीं करा? मैं कहता हूं बकरा भी क्यों, भारतीय संस्कृति में तो नहीं। तो चलिए और बात मैं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, नहीं मैं कह रहा हूं, चलिए, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं तो ये बात कर रहा हूं, मैं कहता हूं, नहीं मैं ये कह रहा हूं आपको, हम गौमांस की बात कर रहे हैं, गौवंश के मांस की गौवंश हत्या पर प्रतिबंध है। मैं सिर्फ और हम ये कह रहे हैं कि भारत के अगर आज मतलब ये रहा कि शरीफ को यानी लीगल तरीके से काटना
काटना चाहिए सर, इलीगल काटना गलत। नहीं चलिए आपसे आज चलिए मैं पूरे तरीके से वेजिटेरियन बन जाइए रावत जी। ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है? अगर इतना विरोध है, इतना 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 बूचर खानों को लेकर इतना प्रतिशोध है तो बंद कर दीजिए, एक कानून बनवाइए। मैंने तो ये कहा है कि देश काल पात्र उसकी स्थिति होती है। आर्मी के अंदर भी बहुत सारे लोग मांस खाते हैं और वहाँ हिल एरिया के ऊपर खाते हैं, वो वेजिटेरियन आदमी जिंदा नहीं रहता। देश काल पात्र के मैं उसके बाद अच्छा चलिए अब आ जाते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। गौवंश का मुद्दा है, लेकिन उसे लेकर क्या लोगों को मारने का हक मिल जाता है लोगों को? इस बात का जवाब दे दें। अरे सर बिल्कुल नरसिंहानंद जी बिल्कुल क्यों मिल जाता है? माँ को कोई मेरे सामने मारेगा तो छोड़ूंगा नहीं, उसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल मिल जाता है। मतलब कानून बिल्कुल कह के जा रहा हूँ तुम्हारे चैनल पे, मेरी माँ है, अगर कोई मेरे सामने मारेगा बचेगा नहीं मेरे जीते जी, कोई संभावना नहीं है। गौ को मार के कोई मारा जा रहा था रोड के ऊपर, बताइए साहब। पहलू खान मार रहा था रोड के ऊपर में आपकी माँ को, मैंने नहीं देखा। मेरी माँ को आपकी माँ को मार रहा था तो सुधार लो, मार रहा था, लड़ाई पे मत जाओ। लेकिन मेरे सामने देखिए, मैं अरुणाचल की नहीं जानता, कहीं की नहीं जानता, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ मेरे सामने, और मैं तुम्हारी धार्मिक आस्थाओं को चोट नहीं पहुंचा रहा हूँ, इस बात को अच्छी तरह समझ लो तुम। अगर मेरी आस्थाओं पे आओगे तो बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारी आस्थाओं के बारे में बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम नुमानी साहब यहाँ क्या इस तरह के आक्रामक बोल की आवश्यकता होनी चाहिए? नुमानी साहब ये संभव नहीं है कि मेरी माँ को कोई मार देगा मेरे सामने, ये संभव नहीं होगा। अजय ये बात है, जो लोग कहते हैं कि सबको बंद करो वो भी राजनीति कर रहे हैं, और जो है वो गाय को जो है मुद्दा बना के राजनीति कर रहे हैं वो भी जो है गलत कर रहे हैं। वो गाय जो है मांस बिल्कुल अलग मामला है। ये जो उधर से जो दबाव होता है ना कि सबको बंद करो, तो ये भी राजनीति, उसको पता है कि ये होना नहीं है, लेकिन इसको चर्चे में लाने के लिए बात होती है। सबको बंद करो ये भी गलत है। ये मैं विश्व हिंदू परिषद से स्वामी जी सबसे बड़े अदब से बात कर रहा हूँ। गाय की हत्या की बात करते हैं, गौ की रक्षा की बात करते हैं, फिर हम आते हैं गौवंश पे। एक मारा जाए या समूह में मारा जाए, गौ तो गाय हुई ना। फिर क्या वजह हुई कि जब आपको तमिलनाडु में जल्लीकट्टी के लिए आपको एक बछड़ा या एक बैल की ज़रूरत पड़ी, और आपने ये कहा, हमारे सारे भाइयों ने कहा जो गौ रक्षा चाहते थे, गौवंश की रक्षा चाहते थे, कि जल्लीकट्टी पे बैन लगना चाहिए। क्या वजह हुई? ये सरकार, सुन लीजिए फिर बोल लीजिएगा। ये सरकार इतनी नाकाम हो गई, इतनी नाकारा थी कि वहाँ पर इसने ये कहा कि चूंकि ये भी एक रिचुअल है, और इस रिचुअल के लिए आपने एक नहीं दो नहीं तकरीबन 282 के करीब जल्लीकट्टी के अंदर सांड या गौवंश से ताल्लुक रखने वाले जानवरों के ऊपर अत्याचार हुआ, जो भी हुआ, तब आपकी आस्था कहाँ चली जाती है? तब आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? आपको कमजोर पहलू मिलता है, आपको वहाँ जलीता या डीएमके या डीएमके के कार्यकर्ता राकेश जी से इसका जवाब ले लो। एक सेकंड प्लीज राकेश जी बिल्कुल आपका वक्त प्लीज जी राकेश जी प्लीज जी वो वैसा नहीं है, वैसा है कि आप जानबूझ कर एक मिनट जी राकेश जी को प्लीज, उनका वक्त हमारे पास सीमित है। राकेश जी प्लीज एक मिनट आग्रह कर रहा हूँ प्लीज एक मिनट। राकेश जी इसका जवाब दें आप प्लीज। देखिए, पहले तो ये कसम खाते हैं कि गाय को हम प्रोटेक्शन करते हैं, मुसलमानों का कोई गाय गौवध में कोई रुचि नहीं है, गौवध नहीं करते हैं। फिर जल्लीकट्टू का उदाहरण लेंगे, फिर केरल का और असम का उदाहरण लेंगे। अर्थात इनका जो दोहरा मापदंड, आपको आईना दिखाते हैं कि आप पाबंदी लगाइए, दबाव में कहना और मन से कहना। इसलिए मोहन भागवत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जन चेतना पैदा करना, गौ के प्रति चेतना पैदा करना, लोगों में सम्मान और संवेदना पैदा करना इस समाज का दायित्व है। और इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, जिस समाज में इस तरह की चेतना होती है कानून सफल होता है। मुस्लिम समाज हिंदू और मुस्लिम करके इस डिबेट को नहीं देखना चाहिए। सांस्कृतिक संकेतों को हिंदू मुस्लिम में जिस दिन से बांटा गया है मुगल काल से, उसी दिन से इस देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अधोपतन हुआ है। जो संस्कृति हमारी मुगल से राकेश जी लेकिन आज यहाँ पर संस्कृति को मत बांटिए, गाय उसी साझी संस्कृति का प्रतीक है। राकेश जी लेकिन आज दहलवी साहब ये कह रहे हैं कि अगर जल्लीकट्टू के लिए 282 बैल बलि चढ़ाए जा सकते हैं, उन पर अत्याचार हो सकता है, तो उसके लिए किसी का हृदय क्यों नहीं पसीजता? इसका क्या जवाब है आपके पास? तो ये बताओ जल्लीकट्टू क्या है? अरे नहीं, हृदय पसीजता है। मैं दहलवी साहब को बता दूं, क्या नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, जल्लीकट्टू का उदाहरण लेते हैं, क्या वास्तविकता से कटे हुए हैं?
किन कारणों से लोग झुकते हैं, किन कारणों से न्यायालय झुकती है, किन कारणों से सरकारें झुकती हैं, किन कारणों से समाज झुकता है, वो सब हमें मालूम है। आखिर हम देश की एकता को बर्बाद नहीं कर देंगे, लेकिन आप धार्मिक प्रश्न, सांप्रदायिक प्रश्न ना लेते हैं। सांस्कृतिक संकेतों का सांप्रदायिकरण करना ये मुस्लिम नेतृत्व का एक लगता है जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है। आपको मालूम होना चाहिए, वंचित कीजिए। नहीं, आपने एक बड़ी बात यहाँ पर कही है। हमारी ऑडियंस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए फटाफट। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे हिंदू धर्मगुरु भी और मुस्लिम धर्मगुरु भी दोनों ही बैठे हुए हैं जी। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 10 स्टेट को छोड़कर जो आपने बताया जहाँ जहाँ गोवध होता है, उसके अलावा हिंदुस्तान में कत्ल खाने कहाँ हैं? बंसल साहब कहाँ मारे जा रहे हैं? बहुत बढ़िया, ना बहुत देखिए बात यह है, गऊ हत्या जो है कत्ल खानों में भी होती है और गऊ हत्या जो है घरों में भी होती है। और ये जिस तरह से जो अभी देखा दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने खुद पकड़े हैं और वो बहुत सारे पुलिस अधिकारियों के तबादले भी हुए हैं, उनको सस्पेंशन ही हुआ है, ये मामला ऑन रिकॉर्ड है। वो क्या करते हैं, दिल्ली की गायों को चुराते हैं और दिल्ली के आउटस्कर्ट में ले जाकर उसको काटते हैं, काटने के बाद उसको मांस को पैक करके और छोटी सी गाड़ी में ले जाते हैं और उसके गऊ के जो अवशेष हैं वहीं फेंक जाते हैं। राकेश जी प्लीज। अजय जी 30 सेकंड में मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ जी। देखिए मोहन भागवत जी ने एक बात कही है, वो संघ के मुखिया है, संघ परिवार उनसे निर्देशित होता है, वो हमारे गाइडिंग फिलोसफर हैं। उन्होंने कहा कि गौ के संरक्षण में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि हिंसा को जायज कहता है तो गौ संरक्षण के मूल मुद्दे से भटकाता है, भटकाना चाहता है। मैं क्रिमिनल नहीं हूं, और जो लोग ये भाषा बोल रहे हैं उनकी भाषा को, यदि पुरानी भाषा को आप देखेंगे, विश्व हिंदू परिषद क्या कहता रहा है, संघ क्या कहता रहा है, मैं आज बोलना नहीं चाहता था इनके खिलाफ, लेकिन इनकी पुरानी भाषा देखिए और आज की लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती, एक सन्यासी, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, गाय के लिए कुछ भी करना, मां के लिए कुछ भी करना, कभी वायलेंस नहीं है। अगर मेरी मां खतरे में है तो हर संभव प्रयास करूंगा कि मेरी मां बचाई जाए। बशीर साहब मैं आपको लेना चाहूंगा। मैं मुसलमानों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर जो अपने आप को आप ईमानदार कहलाना चाहते हो तो सबसे पहले वतन परस्त बनो। बहुत बढ़िया। तो हम वतन परस्त जब बनेंगे जब हमारा देश का कानून जो चीज कह रहा है, अगर जो हमारा देश का कानून कह रहा है कि आलू मत खाओ, तो मुसलमानों के लिए जायज नहीं है। सोचने की बात ही नहीं है उसमें, सोचने की बात ही नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि गाय पे जो प्रतिबंध है, इस पे प्रतिबंध ही लगा रहना चाहिए और इसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। अगर हर कोई ये मानता है कि दीन के हिसाब से भी, आचरण के हिसाब से भी गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, तो फिर आखिरकार ये गौ हत्या का मामला क्यों है, ये तस्करी का मामला क्यों है, कौन मारता है गाय को? ये सवाल का जवाब कोई मुसलमान क्यों नहीं देना पसंद करता? नहीं, मैं कहता हूं अगर वो गाय पालने के लिए ले जा रहा है, अगर वो काट रहा है और आप उसको काटते हो पकड़ते तो कानून बना हुआ है, आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन यह है कि लाने ले जाने में, पालने के लिए ले जा रहा है, दूध के लिए ले जा रहा है, तो ये जो आप मारते हैं तो ये डर हो जाता है पालने वाले को, कहीं ये तो नहीं कि ये कह रहे हो कि अब खाने के लिए जो है पाल रहा है। हम भी उतनी ही इज्जत करते हैं उसकी जितनी आप करते हैं, क्योंकि आपकी आस्थाएं वहां जुड़ी हुई है। आपने ये कहा था कि उनकी आस्था है, इसका मतलब आपकी आस्था नहीं है। हमारी आस्था नहीं है। अरे उन्होंने बोला है, जिहादी साहब ने बोला है, ये भाषा क्या बोल रहे हैं? तो आपके सामने बगल में कह रहे गाय में हमारी आस्था नहीं है, इसमें गलत क्या है? हम आपकी आस्था का इस्लाम के हिसाब से गाय में आस्था ना होना, आस्था नहीं है और आप लेके जाते हो तो फिर ऐसे कांड तो होते रहेंगे। आपकी आस्था नहीं है, मेरा बड़ा नुमानी साहब, अगर आपकी आस्था नहीं है तो स्वामी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। रावत जी एक मिनट, मैं मेरे देखिए नहीं, एक मिनट, नमाज और गाय में फर्क है, नमाज और गाय में फर्क है। अगर वो मेरी आस्था का सम्मान कर रहे हैं तो मेरे छोटे भाई हैं, मेरी आस्था का सम्मान कर रहे हैं छोटे भाई है, मेरे भाई हैं, और आस्था का सम्मान नहीं करें तो मेरे शत्रु हैं। चाहे शाश्वत विवाद है और इस पर एक ही आंकड़े टिप्पणी हो सकती है, और ये टिप्पणी ये है कि केंद्र सरकार अगर सीधे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए गौवध पर देशव्यापी कानून ला दे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद।